अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है जी रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास एमडी कैट और ई कैट हवाले से दोनों से इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। ये इसको पढ़ते क्यों हैं, इसका मतलब ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास यानी एटम का मास को हम रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं कैसे। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन टेकन 12। अच्छा देखें जी, हमने एटम का मास मालूम करना है। उस वक्त हमारे पास कोई पैरामीटर था ही नहीं। आजकल हम क्या करते हैं, अनार लेना हो, प्याज लेने हो, हमने सेब लेने हो तो तराजू में रखते हैं और वज़न करके ले लेते हैं। एटम के मास मालूम करने के लिए एक उस वक्त पैरामीटर था, वो था कार्बन। कार्बन के मास से ये बताते थे कि कोई एटम कितना बड़ा है या छोटा। हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन एक एज आ पैरामीटर के तौर पे था। कैसे, ये देखें। मैं जो हमारे पास कार्बन है ना, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरे पास एक स्केल बना पड़ा है कार्बन का। कार्बन के 12 पॉइंट्स हैं। अब मैं कहता हूँ सोडियम के साथ कैसे कंपेयर करना है, Na कार्बन का कैसे, इसका होता है 23। अब मैं अगर इसको इसके कंपेयर में लेके आऊँ तो हमारे पास ये कितनी है 12, तो 12 तो आगे हमारे पास किसके, कार्बन के, प्लस तो कार्बन के कितने और एलिमेंट इसमें डाले जाएं, तो कार्बन के 11 हम पॉइंट्स और डालें तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास सोडियम के 23 हो गए। यानी हमारे पास जो तराजू होता था, तराजू की एक साइड है, यहाँ पे दूसरी साइड है, हम यहाँ पे वेट रखते हैं और दूसरी साइड पे हम जिस भी चीज़ को, एलिमेंट को रखते हैं उसका वजन कर लेते हैं। सेम ऐसे ही एक साइड पे कार्बन, दूसरी साइड पे दूसरा एलिमेंट, हम देखते हैं कि कार्बन से वो एलिमेंट कितने गुना बड़ा है, कितने गुना छोटा है। इस तरह हम कंपेयर करके एटम से उसके मैसेज को निकाल सकते थे। तो तमाम एलिमेंट्स का क्योंकि एटॉमिक मास सेम नहीं है, बात अगर हाइड्रोजन की आए तो हाइड्रोजन का होता है 1.008 और उसकी तरफ दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे पास, अगर कार्बन का आ जाता है तो हमारे पास वो ऑलरेडी हमें पता है 12 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। आमतौर पे से कहते हैं कि 15.5 है और इसको 16 राउंड करते हैं। उसके अलावा हम अगर नाइट्रोजन का आ जाते हैं तो नाइट्रोजन का हमारे पास 14 है। इस तरह हमारे पास बाकी एलिमेंट्स का भी मैस निकाला गया। कैसे, जिस तरह हम वज़न करके बाकी चीज़ों को निकालते हैं, सेब, आलू, टमाटर वगैरह, ये तमाम चीज़ें सेम इसी वक्त उस वक्त कार्बन को इस्तेमाल किया जाता था एज अ वेट बैलेंस के तौर पे, ताकि बाकी एलिमेंट्स का मैस निकाला जाए, बल्कि कंपेयर किया जाता था। और कंपेयर तभी किया जाता जब एक चीज़ दूसरी साइड पे हो और दूसरी चीज़ उसके सामने उसके मैस के कंपेयर हो। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस, किसी भी एटम के मैस को तब कंपेयर किया जाता है, उसका मतलब है इज़ द मैस ऑफ एटम, वो उस एटम का मैस, किस एटम का, एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट को आप कंपेयर कर रहे हो किससे, एज कंपेयर द मैस ऑफ एटम ऑफ कार्बन। जो एटम, जो कार्बन है ना, कार्बन भी एक एटम है ना, एन एटम ऑफ कार्बन, तो कार्बन एक एटम है, तो कार्बन के एटम के साथ उसको कंपेयर किया जाता है जो टेकन एज 12, क्योंकि हमें पता है कार्बन का मैस क्या लिया जाता है 12। तो क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मैस इज द मैस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। हम देखें एटम ऑफ एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एटम की डेफिनेशन हम देखते हैं तो हमारे पास एटम की डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो किसी एलिमेंट का हिस्सा है उसको कंपेयर करें, यानी किससे कंपेयर करें, क्या चीज कंपेयर करें, मैस ऑफ एटम। किस मैस के एटम से, कार्बन के मैस से। तो डेफिनेशन ये बनी, रिलेटिव एटॉमिक मैस इज द मैस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड, जिसको कंपेयर किया जाता है द मैस ऑफ एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के मैस से टेकन एज 12। अच्छा, इट इज मेजर्ड इन एटॉमिक मैस यूनिट, यानी एटॉमिक मैस यूनिट में मेजर किया जाता है। ये स्केल है 1 AMU, जो उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻17 किलोग्राम। इसको ग्राम में करें तो हमारे पास, यानी ये देखें ना, हमारे पास 10⁻27 है और ये किलोग्राम, किलोग्राम हमारे पास बड़ी क्वांटिटी है। इससे ग्राम में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻3, यानी मतलब ये कि हमें 1000 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 की पावर, ये देखें -27 प्लस, यानी इसके साथ जो है हमारे पास मल्टीप्लाई है 10 की पावर +3 और ये हो जाएगा 10 की पावर -27 + 3। तो आंसर इसमें आता है 10 की पावर -24, जो कि ये आपके पास मेंशन है। 1.6 × 10⁻24 ग्राम, और ग्राम से अगर छोटा यूनिट मिलीग्राम में चला जाए तो 1.6 × 10⁻21।
तो ये आ गया हमारे पास। इन तीनों में से MDCAT में अक्सर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें एटॉमिक मास यूनिट का भी आता है कि इसका स्केल किस में मेजर करता है, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट अगर चीज़ को मेजर करता था तो वो एटॉमिक मास यूनिट में करता था। ये वैल्यू है, ग्राम में कैसे करता है, किलोग्राम में करता है, मिलीग्राम में कैसे करता है। तो इस तरीके से हम एटम के मास को कंपेयर करके मालूम करते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास यहाँ इंक्लूड हैं वो MDCAT में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आता है। कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा स्टैंडर्ड पैरामीटर था एटम के मास को मालूम करने का, तो वो कार्बन था। और इसके अलावा हमारे पास कार्बन का भी पूछे तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास 12। तो ये हमारे पास इसके आइसोटोप्स हमारे पास कितने होते हैं 13 और यहाँ पे 6 और 14, 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन की। कार्बन का स्टैंडर्ड पैरामीटर इस्तेमाल इसलिए किया गया, क्यों किया गया, इसी को ही क्यों किया गया, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं किया गया। एक तो ये वजह थी इसको एलिमेंट को शामिल करने के लिए कि इस एलिमेंट का आइसोटोप्स भी था। दूसरी रीज़न ये भी थी कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज के हवाले से बात करें, इसमें फ्रैक्शन नहीं थी, यानी इसमें वैल्यू, जैसे कि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का जो मैस होता है वो होता है हमारे पास 17/35.5, तो इसमें फ्रैक्शन आ जाती है। लेकिन कार्बन के मैस में कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं थी, बड़ा स्टैंडर्ड पैरामीटर था और इजीली हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।